हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो क्लास 10 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 5, मैराथन क्लास और चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया बहुत ही ज्यादा याद करने वाला टॉपिक है। मतलब समझने वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ याद 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 करना है इसको, याद याद याद, बस इतना करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। वो वाली बात हो गई, याद याद याद, बस याद रह जाती है तो याद ही रह जाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा विशेष कुछ बात करने की। ये लोग दिख रहे हैं, ये लोग आपको कुछ पुराने टाइप की आदमी दिख रहे हैं ना, इस तरीके से पकड़ा हुआ है, उसके बगल में एक अच्छी सी बेकार सी महिला दिखाई दे रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रण का मतलब क्या होता है, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग नहीं दिखाई दे रहा क्या? अच्छा ऐसे देखो, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग मतलब छपाई। ठीक है, तो इसकी आज तो क्लास है कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर, एक क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर कवर करते हैं और ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ करने की, कुछ पढ़ने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपका आपके साथ है, चीज वही देगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक और बात, कौन सी बात है वो, कि एक वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाकर देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने डिस्कस किया है। 35 टॉपिक्स हैं, उनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, यानी वायरल वीडियो एकदम सामाजिक विज्ञान की, मैंने पेपर लीक वीडियो, उससे बाहर अगर कुछ जाएगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब जाएगा ही नहीं। इट्स माई 100% प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं इसका मतलब, ठीक है, समझ रहे हो, कुछ बाहर जाने ही नहीं है इसके बाद में। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना सभी लोग ऐसे शांत गुमसुम क्यों रहते हो यार हिस्ट्री की क्लास में। आप सभी लोग एकदम एक्टिव रहा करो, एकदम मजे में रहा करो। कोई भी ना तो कमेंट कर रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है, कोई भी कुछ कहनी भी ना है, कोई कुछ हेलो हाय मिस यूज होना कुछ भी बता ही ना यार, कोई कुछ भी बोलता ही नहीं है, सब चुपचाप देख करके चले जाते हैं। तो कुछ दिया करो अपना रिव्यू यार। चलिए, तो अब क्लास में करता हूँ शुरू, अपना रिव्यू प्लीज दे दिया करो मुझे यार, थोड़ा बहुत आपका रिव्यू बचता है मेरे पास और इससे ज्यादा कुछ नहीं बचता। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, तो प्लीज उसको बनाए रखो। परिचय क्या है इसका, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाती थी। उस जमाने में कागज पतले और झिल्लीदार होते थे, ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों सिरों को टांके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। जिस तरीके से देखो ये चित्र बनाया हुआ ना, कुछ ऐसा फिगर था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे देखते थे ये लोग, कुछ ऐसा काम करते थे। तो बस पढ़ना है क्या किया जाता। सबसे पहले प्रिंटिंग कहां से शुरू हुई, चीन, जापान और कोरिया में। पहले क्या था, एक लकड़ी की जो सिस्टम था उस पे कागज को लगाया जाता था। कागज कैसा था, जालीदार और थोड़ा सा ऐसा कागज था जिस पर दोनों तरफ से काम नहीं किया सकता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी, सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी, सिविल सर्विसेज परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए किताबें छापने की रफ्तार भी बढ़ गई। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों का तक ही सीमित नहीं था, अब व्यापारी भी रोजमर्रा के दैनिक जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे। इससे व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। कहानियां, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इससे पढ़ने के लोगों के शौक पूरे हो, शौकीन हो। खाली समय में पढ़ना एक फैशन बन गया था। रईस महिलाओं में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और उनसे कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। मतलब कुल मिला के छपाई का काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सभी लोगों को शौक, फालतू में मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई किताब है, कोई कहानियां, कोई इंटरेस्टिंग, कोई लव स्टोरी पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। मतलब तो पता तो है, टाइम वेस्ट, टाइम को काटने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो काम बढ़ गया छपाई का, कुल मिला के बात ये है। अब काम बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये है आपकी शुरुआत में छपी पुस्तकें, ये पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, ये आपका वो पूरा जो आपका पीडीएफ दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चलो, जापान में छपाई कैसे आई। प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास छापा मिलाया था। कौन लेके आया था, बुद्ध धर्म के प्रचारक।
ठीक, ये याद रखने वाली चीज है कि जापान में जो छपाई थी वो कौन लेकर के आया था, बौद्ध धर्म के प्रचारक 770 से 768 768 से 767 ईडी के अंदर, ठीक है, के आसपास जापान लाया बौद्ध धर्म की किताबें डायमंड सूत्र, बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छपी थी। बौद्ध धर्म की कौन सी किताब थी? डायमंड सूत्र। ये क्या थी? बुक थी। ये क्या थी? जो 868 ईस्वी में छपी थी। कुछ जापान भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी किताब कौन सी जापान भाषा की? डायमंड सूत्र। उस समय पुस्तकालयों और किताबों की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाओं, संगीत साजों, हिसाब किताब, चाय, अनुष्ठान, फूलसाज, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें थी। बहुत सारी चीजें थी ये। अब यूरोप में प्रिंट का आना, यूरोप में प्रिंटिंग आई, मतलब पहले जापान में, कोरिया में और चीन में थी। वहां पर लोग थोड़े बहुत काम कर रहे थे प्रिंटिंग, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, पर मतलब ये चीजें ज्यादा बड़े स्तर पर होने लगी, पर चीजें भी वही थी, वही लेवल था, ज्यादा विकास नहीं था, काम बढ़ रहा था, लेकिन काम बढ़ रहा था। तो यूरोप में आई प्रिंटिंग का काम, यूरोप में आया। और यूरोप में आपको तो पता है, क्योंकि यूरोप में उस समय पर औद्योगिकरण बढ़ रहा था, तो यूरोप में ये सब चीजें पहले से ही आ चुकी थी और इन पर डेवलपमेंट काफी हो चुका था। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीन कागज यूरोप पहुंचा, मतलब चीनी कागज यूरोप पहुंचा। सिल्क रूट का जो काम था, ज्यादातर सिल्क के कपड़े का काम चल रहा था उस समय पर, सिल्क के कपड़े का उद्योग था। तो इसके माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप तक पहुंच जाता है। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। मार्को पोलो यानी कि चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली कौन गया? तो नाम रहेगा आपका मार्को पोलो। चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया था। कौन गया था? मार्को पोलो। मुद्रण मतलब छपाई का ज्ञान, प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर के, किसका ज्ञान लेकर के? प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर के कहां पर गया था? इटली गया था। इटली गया मार्को पोलो जब 1295 में 1925 होना चाहिए था इसके, या फिर 1925 के 1295, ये सही है, ये गलत होगा शायद। हाँ, 1295, ठीक है, इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। जब मार्को पोलो 1295 में चीन से लौटा तो अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया। इस तरह इटली में प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई। 1295 में जब लौटा तो ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आया था, और इस तरह इटली में शुरुआत हो गई प्रिंटिंग की। उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। उस जमाने में कागज पर छपी हुई किताबों को सस्ती चीज समझा जाता था और हे दृष्टि से देखा जाता था, यानी बेकार दृष्टि से, बेकार चीज है यार, रद्दी का कमाड़ा है, कुछ नहीं है, इस तरीके से इसको देखा जाता था। इसलिए कुलीन और रईस लोग के लिए किताब छपाने के लिए बेलम का इस्तेमाल होता था। बेलम चमड़े से बनाया जाता था और पतली सीट की तरह होता था। बेलम पर छपी किताब की रईसी की निशानी माना जाता था। 15 सदी की शुरुआत तक यूरोप में तरह तरह के सामानों पर छपाई करने के लिए लकड़ी ब्लॉक का जमकर इस्तेमाल होने लगा। इससे साथ से ही लिखी हुई किताबें लगभग गायब ही हो गई थी। किताबें लगभग कैसी हो गई थी? गायब ही हो गई थी। ये सब पढ़ने वाली चीज है और इसमें कुछ नहीं है। मुद्रण का यूरोप जाना, मुद्रण क्या पहुंचा? पहले कहां पर? चीन से इटली तक पहुंचा। तो इसके जरिए मार्को पोलो के जरिए, किसके जरिए पहुंचा? मार्को पोलो के जरिए। अब मुद्रण कहां पहुंच रहा है? मुद्रण मतलब छपाई कहां पहुंच रही है? अब पहुंच रही है यूरोप। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीन कागज में यूरोप पहुंचा, चीनी कागज यूरोप में पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर के इटली गया। 1925 है वो, क्या है? 1925, ठीक है। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर के इटली गया था। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेख या कविताओं को रोजगार देने लगे। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। यानी कि लिखी हुई किताबें बिकना, कि जिसने इतनी लिख दी किताब, अब ये किताबें बिक रही हैं, तो हर बार थोड़ी ना लिखी जाएंगी। इसके लिए क्या किया गया? प्रिंटिंग का उपयोग किया गया। अब उनकी मांग जो बढ़ती जा रही थी, उनको पूरा करना असंभव था। कि भाई अब मान के चलो 1000 लोगों ने मांग की है किताब की, तो पहले प्रिंटिंग नहीं थी, तो हजार बार लिखना पड़ेगा उसको। तो ऐसा थोड़ी, तो अब क्या होता है, अब तो बस एक बार इसको लिख दो, फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी। एक बार लिख दो, फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अब गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग कौन था? एक व्यक्ति था। योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून करने की मशीन देखता रहा था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी।
फिर सुनाली और अंत उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली, मतलब बहुत कुशल कारीगर था। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और उससे सबसे पहली जो पुस्तक छापी वह थी बाइबल। सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबल छापी थी। शुरू में छपी किताब अपने रंग रूप में और साज सज्जा में असली की जैसी ही थी। 1440 से 1550 के मध्य यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे, मतलब धीरे धीरे समय बढ़ता गया और जगह जगह पर ये मशीनें लग गई थी कि ये छपाई होगी इस जगह पर। पढ़ने वाला टॉपिक है ये, बस पढ़ना और समझना, पढ़ना और टप पढ़ना है, बस याद करने वाला। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि समझाओ सर इसको। प्रिंटिंग उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं सदी से के उत्तरार्ध में यूरोप के बाजारों में लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई और 17वीं सदी में यह संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। अब पता ये नोट्स इतने बेहतरीन बने हुए हैं आपके लिए कि अगर ये क्लास में आप ना लो या फिर क्लास में कुछ समझ में नहीं आया या फिर क्योंकि क्लास में कहा मैं पढ़ते रहा हूँ, आप उनको पढ़ लोगे ना तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक नोट्स इस तरीके से रेडी किए गए। प्रिंट क्रांति पर उसके प्रभाव, प्रिंट क्रांति और उसके प्रभाव क्या रहे? मतलब प्रिंट क्रांति आई, प्रिंट से काम बड़ा आसान हुआ, तो उसके प्रभाव क्या थे? प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का एक नया वर्ग उदित हुआ। अब आसानी से किसी भी किताब की अनेक कॉपी बनाई जा सकती थी, इसलिए किताबें सस्ती हो गई। इससे पाठकों की बढ़ती संख्या को संतुष्ट करने में काफी मदद मिली। अब किताबें सामान्य लोग की पहुंच में आ गई, इससे पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हो गया। सिंपल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। 12वीं सदी के यूरोप में साक्षरता का स्तर काफी नीचे था। प्रकाशक ऐसी किताबें छापते थे जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लोकप्रिय गीत, लोक कथाएं और अन्य कहानियों की इसलिए छपा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें सुनकर ही समझ लें। पढ़े लिखे लोग इन कहानियों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। सिंपल कहानियां बना रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं कुल मिला के। धार्मिक विवाद एवं प्रिंटकरण, अधिकांश लोगों का यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया, मतलब अगर छपाई को नहीं रोका गया, तो विद्रोही एवं अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। किंग ने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कृतियों का वर्णन किया। टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया एवं और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई। धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित की। मतलब कुल मिला के अब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने विचारों की किताबों को छपवा रहे हैं। जो नास्तिक है वो नास्तिक के अपने विचारों को रख रहा है, जो आस्तिक है वो आस्तिक अपनी किताबों को छपवा रहा है, जिससे कि धर्म का विवाद बढ़ रहा है। धर्म विवाद का प्रिंटेड डर, इसको आप पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा। पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो 60 से 80% तक पहुंच चुका था। साक्षरता बढ़ने के साथ ही लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ। किताब की दुकान वालों अक्सर फेरी वालों को बहाल करते थे। ऐसी फेरी वाली गांव में घूम घूम कर किताबें बेचा करते थे। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें थी। पत्रिकाएं बिक रही हैं। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। किसी भी नई आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी। कुल मिला के यार वही छपाई चल रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नई चीजें देखने को मिल रही है और इससे ज्यादा नया कुछ है नहीं। इसमें पढ़ना सिर्फ याद रखना है। मुद्रण संस्कृति यानी छपाई की संस्कृति और फ्रांस की क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। छपाई के चलते विचार हो रहे थे, इसमें प्रसार हो रहा था। उनके लेखन के से परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता सत्ता पर हमला किया। छपाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। 1780 के दशक आने तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजशाही का माहौल उड़ाया जाने लगा और उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी छवि बनी जिसमें यह दिखाया गया कि आम जनता की कीमत पर राजशाही लोग विलासिता करते थे।
इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी को आलोचना की। बताओ, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस पढ़ ही तो रहा हूँ उसको, क्योंकि इसमें पढ़ने का ही है और कुछ नहीं है। प्रिंट तकनीक, ज्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी। प्रिंट तकनीक में अन्य सुधार। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बना लिया था। इस प्रेस से एक घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे। 8000 पेज छापे जा सकते हैं। अभी और तरक्की हो गई, कैसी? बेलनाकार प्रेस बना लिया था। अब इससे क्या होता, पहले जो काम कम हो रहा था अब ज्यादा हो रहा है। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। 20वीं सदी के आते ही बिजली के चलाने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे, जिससे छपाई के काम में तेजी आ गई। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों को सामूहिक सार हुआ, जिससे छपी हुई सामग्री का रूप बदला गया। अगला है किताबें बेचने के नए तरीके। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल से छापा जाता था। इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। मतलब पार्ट्स बनाए जाते थे कि कई धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था, इससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को स्लिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू हुआ। 1930 के दशक में की महामंदी के प्रभाव से पार करने के लिए पेपर बैक संस्करण निकाला गया, जो कि सस्ता हुआ करता था। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को स्लिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। भारत का मुद्रण संसार। अब भारत में क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पांडुलिपि लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। 19वीं सदी के आखिर में छपाई तकनीक के आगे आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती थी। पांडुलिपियां पता क्या होती है? मतलब अपने कुछ तौर तरीके होते हैं जो अपने खुद से हाथ से लिखे जाते हैं। पांडुलिपियों को रख रखाव आसान नहीं था और ना ही उन्हें पढ़ना। इस वजह से दैनिक जीवन में इनका इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं किया जाता था। पहले लोग किताबें कम पढ़ते थे, लोग ज्ञानियों को सुनकर ही साक्षर बनते थे। मतलब पहले लोग किताबें कम पढ़ते थे, ज्ञान कैसे लिया जाता था? सामने बैठ के गुरुजी और फिर बैठ के स्टूडेंट, और वे बोल रहे हैं, वे सब सुन रहे हैं, वही ज्ञान एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है, बस इतना ज्ञान मिलता था। पहले लोग किताबें कम पढ़ते थे, ये तो हमने पढ़ लिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी से 14वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। 1579 में कैथोलिक पुजारियों ने कोचिन में पहली तमिल किताब छापी थी और मलयालम में पहली किताब भी उन्होंने ही छापी थी। अंग्रेजी भाषी प्रेस का विकास भारत में नहीं हो पाया था, जिसके बाद कंपनी ने छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। वर्ष 1780 से जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। बाद में हिंदुस्तानियों ने भी अखबारों को छापना शुरू कर दिया। इस श्रेणी में सबसे पहले गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था। अब बताओ, ये सब पढ़ने वाला टॉपिक है ना कि जो समझाने वाला। मुद्रण संस्कृति एवं फ्रांसीसी क्रांति। मुद्रण संस्कृति एवं फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े निम्नलिखित मुख्य 3 तर्क दिए गए हैं। छपाई की वजह से नए नए ज्ञानियों एवं चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ था। छपाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था, जिससे सामाजिक क्रांति के नए विचार उत्पन्न हुए। 1780 के दशक तक राजशाही एवं उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक थी। भारत में प्रिंटिंग की दुनिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया था। भारत में छपने वाली पहली किताबें कोंकणी भाषा में थी। 1676 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं को में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। 1780 से बंगाल गैजेट को जेम्स ऑफ ऑक्सटन हिक्की ने संपादित करना शुरू किया। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हिक्की ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गॉसिप भी छापी। गॉसिप मतलब मजाक की, जो गॉसिप हंसी मजाक की जो चीजें होती हैं वो छापी। गवर्नर जनरल बोरिंग हॉस्टन ने हिक्की को इसके लिए सजा भी दी। उसके बाद बोरिंग हॉस्टन ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को प्रोत्साहन दिया ताकि सरकार की छवि ठीक की जा सके। बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। 1821 से राम मोहन राय ने संवाद कॉमेडी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई। ये सब वही पढ़ने वाला, इसकी स्थापना हुई 1867 में। इस सेमिनरी में एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों बातें छपी थी, हजारों बातें हुई थी।
1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। इसको लिखना है। 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस को छापा गया। 1880 के दशक से लखनऊ की नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। इस तरह से प्रिंटिंग के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गए। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक भी पहुंचने लगा। इससे लोग एक दूसरे के करीब भी आने लगे थे। मुस्लिम ने मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया? 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जाम ए जहां नामा और शमसुल अखबार। जाम ए जहांनामा और शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बम्बई समाचार। उत्तरी भारत के उलमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू किए। मतलब कुल मिला के छपाई चल रही है। ठीक है, अब हुआ कुछ यूं कि देवबंदी सेमिनार की स्थापना 1867 में हुई। इस सेमिनारी के एक मुसलमान ने जीवन के सही आचार विचार को लेकर 1000 फतवे छापने शुरू हो गए थे। प्रकाशन के नए रूप, इनको आपको पढ़ लेना है। वही चीज थी कि सब और कुछ बदलाव नहीं हुए थे। प्रिंट और महिलाएं, प्रिंट और प्रतिबंध। चलिए, ये मतलब ये लास्ट में आपको करना कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, 2-3 बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ क्लियर करने वाली कोई बात ही नहीं थी। आप क्लियर होती तो मैं किसी चीज को छोड़ता हूँ, बताए ना। कोई स्टोरी होती है, कोई चीज होती है तो मैं खुद ही बता देता हूँ क्या ये स्टोरी आपको पढ़नी थी। इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको पढ़ना है और याद करना है, पढ़ना है और याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट की वीडियो है, बस इसको देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। कोई डाउट क्वेरी होती तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर मार दो एक बार फटाक से। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।